नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन बहाली का वादा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ही कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया। इससे राज्य के 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने वाला हिमाचल तीसरा कांग्रेस शासित राज्य बन गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गुरुवार को कहा कि पुरानी पेंशन योजना न केवल रुपए से लाभ देने के बारे में है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के बीच सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना भी पैदा करने के लिए है। ओपीएस की बहाली की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हम आपको जीवन की आखिरी सांस तक पुरानी पेंशन योजना मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस को लागू करने का वादा किया था और हमने इसे पूरा किया है। इस संबंध में अधिसूचना आज ही जारी की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने में पंजाब के कई कांग्रेसी नेताओं की फिटनेस जवाब दे गई। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में खन्ना और लुधियाना के बीच 23 किलोमीटर चलने के दौरान पंजाब के कांग्रेसी नेता राहुल की तेज चलने की गति के कारण मुश्किल में पड़ गए। उनको चलना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ किलोमीटर चलने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने थककर हार मान ली। कुछ पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद आराम करना पसंद किया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन बंसल, पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों और अन्य युवा नेता राहुल के साथ तालमेल बिठाते देखे गए, जबकि विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर रंधावा थके नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने शरद यादव से राजनीति को लेकर बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी इस दौरान शरद यादव के परिवार को लंबे समय तक सांत्वना देते नजर आए। 75 वर्षीय शरद यादव का गुरुवार को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। अनुभवी समाजवादी नेता लंबे समय से गुर्दे से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे और नियमित रूप से डायलिसिस करवाते थे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच से दिल्ली आकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि शरद यादव विपक्ष के नेता थे और उनकी दादी इंदिरा गांधी के साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई भी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच सम्मान और स्नेह का रिश्ता था। चीन के साथ सीमा पर लगातार जारी तनाव के बीच भी भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2022 में रिकॉर्ड 135.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीनी सीमा शुल्क डेटा में दिखाया गया है कि जिसमें भारत ने चीन से 21% अधिक चीनी सामानों का आयात किया, यानी चीनी सामान 21% अधिक खरीदे, जबकि चीन को भारत के द्वारा किया जा रहा निर्यात 2022 में गिरा है, जिसके कारण चीन के साथ व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के निशान से पार चला गया। 13 जनवरी 2023 को बीजिंग में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल द्विपक्षीय व्यापार 8.4% बढ़कर 135.98 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें भारत का आयात 97.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 118.5 बिलियन डॉलर हुआ, जबकि भारत का चीन को निर्यात 28.1 बिलियन डॉलर से गिरकर 17.48 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 2021 में जो 69.4 अरब डॉलर था वो 45% बढ़कर 101.02 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हम 30 शिक्षकों को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन एलजी किसी न किसी बहाने से इसे टाल रहे हैं। हमने जब उनके पास इसकी फाइल भेजी तो एलजी ने पूछा कि अगर भारत में ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो इससे लागत में क्या फायदे होंगे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, क्या खर्चे के नाम पर इसे भी रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम फिर से एलजी के पास फाइल भेजेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के ट्रेनिंग कार्यक्रम के संबंध में कोई भी प्रस्ताव खारिज नहीं किया गया है। एलजी कार्यालय ने सफाई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हमले के बाद दी है। उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से कहा गया, एलजी ने फिनलैंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया। इसके उलट दिया गया कोई भी बयान भ्रामक और शरारत से प्रेरित है।
एलजी के कार्यालय ने कहा कि समग्रता में प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और लागत लाभ का विश्लेषण करने की सलाह दी गई है, ताकि अतीत में किए गए शिक्षकों के लिए विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार सुधीर तांबे चुनाव मैदान से हट गए। सुधीर तांबे के इस फैसले के बाद कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। साथ ही कांग्रेस के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुधीर तांबे ने कहा कि उन्होंने विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ने की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को पहले ही दे दी थी। सुधीर ने अपने बेटे सत्यजीत तांबे को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। विधान परिषद के लिए चुनाव 30 जनवरी को होगा। पिछले 18 सालों से विधान परिषद की नासिक डिवीजन की स्नातक निर्वाचन सीट जीतने वाली कांग्रेस अब इसे खोती हुई दिखाई दे रही है। गुरुवार को कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार सुधीर तांबे ने नामांकन दाखिल करने से इनकार कर दिया। तांबे ने नामांकन नहीं दाखिल करने पर कहा कि उनके इस संबंध में जानकारी देने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। सुधीर तांबे ने कहा कि मैंने अपने बेटे सत्यजीत तांबे के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनका नाम घोषित कर दिया। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि सत्यजीत तांबे को कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी गठबंधन का समर्थन नहीं है। पटोले का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने सुधीर तांबे को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। कांग्रेस सुधीर तांबे और सत्यजीत तांबे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन बना रही है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट 16 जनवरी से राजस्थान के कई जिलों में आम लोगों के बीच पहुंचेंगे। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सचिन पायलट रैलियों के जरिए अपनी सियासत ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। पायलट 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू, 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि 26 जनवरी से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिलाओं को साथ लेकर रैलियां शुरू करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सियासी झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। पायलट की ख्वाहिश राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि अगर ये लोग ऐसे ही लोगों को बांटते रहे तो देश में तालिबान जैसे हालात बन सकते हैं। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि अगर हम धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाते रहेंगे और लोगों को बांटेंगे तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। इससे देश में तालिबान जैसी स्थिति बन सकती है और देश में अफगानिस्तान जैसे हालात होंगे। चंद्रशेखर ने ये बात महबूबाबाद में भारत राष्ट्र समिति के पार्टी दफ्तर और अन्य जिला दफ्तरों के उद्घाटन के वक्त कही। उन्होंने इसके साथ ही लोगों से शांति, असहिष्णुता और लोगों के कल्याण के लिए लगे रहने की अपील की। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ शहर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ में कैसे धीरे धीरे जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ये आंकड़े 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक के हैं। वहीं अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 में ये 9 सेंटीमीटर तक धंसा था। बता दें, जोशीमठ धंसने के बाद से इमारतों को गिराने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। शहर में करीब 600 से अधिक घरों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। शहर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ गए हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 6 अप्रैल को यह समाप्त होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज ये जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी और बीच में सामान्य अवकाश होंगे। सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। बता दें, पिछले साल अगस्त में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में ये पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को रवाना किया। पीएम ने वर्चुअली जुड़कर ऐसा किया। बता दें, काशी से बोगीबील तक 3200 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा पर इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल होंगे। रवानगी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद थे। मालूम हो कि रिवर क्रूज MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 51 दिनों में 3200 किलोमीटर नदी मार्ग और 27 नदी प्रणालियों को पार करके ये क्रूज भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते
1 मार्च 2023 को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। बता दें, सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसकी आलोचना कर चुके हैं। अखिलेश ने इसको उद्योगपतियों का क्रूज बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी के आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति करने के लिए आते हैं, विलास विहार के लिए नहीं। भाजपा बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और नहीं ढक पाएगी। सरकार ये बताए कि वाराणसी के नाविकों के लिए क्या किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।